नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम सबको याद होगा कि जब सीएए जिस समय आया था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस समय आया था, उस समय बहुत गर्मा-गर्मी हाउस के अंदर हुई थी और उस समय अमित शाह जी के मुँह से ये निकल गया था कि एनआरसी तो हम करवा कर रहेंगे। अमित शाह जी का ये कहना कि एनआरसी हम करवा कर रहेंगे पूरे देश में, एक बड़ी अजीबो-गरीब फीलिंग लोगों को आई कि भई एनआरसी क्यों होगा? ये तो भारत जो है वो तो ऐसी भूमि है जहाँ पर कोई भी आए और रह सकता है। कोई भी आए, घर बनाए, आतंकवाद फैलाए, बम फोड़े, कहीं भी रह सकता है। हालाँकि एनआरसी का फ़ॉर्मूला सबसे पहले असम में आया और वो भी सुप्रीम कोर्ट से वेरीफ़ाई होकर आया। असम में एनआरसी का मतलब सिर्फ इतना था कि वो असम के क्षेत्र में भारत के किसी भी कोने से अगर व्यक्ति जाता है तो वो भारत का नागरिक तो होगा, लेकिन असम में निवासिता रखने का उसका एक क्राइटेरिया है। उसी तरह का कुछ जम्मू कश्मीर में भी आया कि भाई एक क्राइटेरिया है जम्मू कश्मीर में रहना। इसी प्रकार का नॉर्थ ईस्ट में भी है कि वहाँ जंगली क्षेत्रों में रहने का एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया आप क्वालिफाई करेंगे तो आप वहां निवासिता ले सकते हैं, लेकिन भारत के नागरिक होंगे। वो जो एनआरसी था वो नागरिकता को लेकर नहीं था, वो एनआरसी केवल लोकल एरिया में प्रवेश को लेकर था। लेकिन जब एनआरसी शब्द इस्तेमाल होता है तो वो लोग जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं के रहने वाले नहीं हैं, उनको तो डिपोर्ट करना ही होता है। असम में अगर कोई आया है तो उनको डिपोर्ट करना होगा। ये चला, लेकिन सीएए के दौरान जब अमित शाह जी ने कह दिया कि नहीं एनआरसी हम करवा कर रहेंगे, पूरे देश में एनआरसी करवा कर रहेंगे, इसका परिणाम ये निकला कि शाहीन बाग जैसे कई बाग बन गए, पूरे देश में हंगामा हुआ और उस हंगामे के बीच में अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां, सोनिया गांधी कह लीजिए या सलमान खुर्शीद कह लीजिए या अखिलेश यादव कह लीजिए, मतलब जो भी अपोजिट पार्टियां हैं जिनको देश में नागरिकता नहीं चाहिए, जिसको देश में एनआरसी नहीं चाहिए, वो सब खुलकर विरोध में आए थे। दंगे भी भड़का दिए थे। दिल्ली बड़े लंबे समय तक बंद रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार बैठी थी, उन्होंने लाठियां चलवा दी और मामला रफा दफा कर दिया। उसके बाद ही कोरोना भी आ गया और कोरोना में भी बाबा जी ने लाठियां चलवा दी जब जमात के लोग थूका-थाकी कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश तो, या वो प्रदेश जहां पर सरकार बड़ी सर्जक थी, वो तो शांत रहे, लेकिन बाकी देश में हंगामे खूब हुए। अब जैसा मैंने कहा कि जो आवश्यकता है वो ये थी कि जो लोग बाहर से आए उनको नागरिकता दे दी जाए। ये जो नागरिकता देने का प्रस्ताव सीएए में आया था, उसके पीछे जो लॉजिक दिया गया था, उस लॉजिक पर आज फिर से एनआरसी, मतलब एनआरसी कह के तो बिल नहीं रखा, लेकिन होनी उसमें एनआरसी ही है। कैसे होना है? हम सब जानते हैं कि सबसे पहले पासपोर्ट एक्ट आया 1920। 1920 का पासपोर्ट एक्ट एवं ही सरकार नहीं लाई थी, उस समय अंग्रेज बैठा हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये तय हुआ कि भाई ये जो एक दूसरे देश के नागरिक हैं या उनकी सेना है इधर उधर घुस जाती हैं और डिस्टर्ब करती हैं उपनिवेश में, तो ये तय हुआ था कि किसी भी देश का उपनिवेश है या किसी भी देश की सीमा है, उसमें पासपोर्ट फॉर एंट्री एंड पासपोर्ट फॉर एग्जिट होगा, यानी कि देश में आने का और देश से बाहर जाने का पासपोर्ट बनेगा। बिना इस डॉक्यूमेंट के कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकता, ये तय हो गया। उसके बाद जो विदेशी आएगा, मतलब पासपोर्ट लेकर तो आया, लेकिन आएगा और रह जाएगा, फिर ढूंढोगे कैसे भारत जैसे इतने बड़े देश में? तो फिर नया कानून आया, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, यानी कि विदेश का कोई भी व्यक्ति भारत में प्रवेश करेगा तो उसको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन करवाकर वहां हमारे पास उसकी सूची बनेगी। फिर आया कि भाई अगर वो आ गया है तो डिपोर्ट कैसे? रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, डिपोर्ट कैसे करेंगे? तो फॉरेनर्स एक्ट 1946, 1946 का फॉरेनर्स एक्ट, विदेशी अधिनियम आ गया। उसके तहत विदेशी लोग जो भारत में प्रवेश करके उनके साथ क्या करना है वो तय होना शुरू हो गया कि भाई उनको डिपोर्ट करना है। उनको इस फॉरेनर्स एक्ट में ही
एग्जेम्पशन दिया गया था उन लोगों को जो पाकिस्तान बांग्लादेश के क्षेत्र से आ रहे थे उस समय, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे, उनको रिलैक्सेशन दिया गया था कि वो बिना पासपोर्ट के भी अगर आ गए हैं, क्योंकि 1935 के कानून के अनुसार अगर वो भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के बाद वो जब भारत में प्रवेश कर रहे हैं, बंटवारा हो गया, तो बंटवारे में वो नागरिक माने जाएंगे, 1935 के सदस्य होने चाहिए। लेकिन एक पार्टिकुलर डेट दी गई थी, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन किया गया था और एक डेट तय कर दी गई थी कि भाई इस डेट के बाद आप नहीं आ सकते। उस डेट के बाद अगर आ गए तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा गया था कि नॉन मुस्लिम्स अगर आ गए भारत में, तो ऐसी परिस्थिति में फॉरेनर्स एक्ट 1946 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और न ही पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। अब अगर उल्लंघन नहीं माना जाएगा तो वो नागरिक भी नहीं होंगे, लेकिन उल्लंघन भी नहीं, उल्लंघन नहीं का मतलब है कि उनको यहां से आप डिपोर्ट नहीं कर सकते, उनको कानूनन एग्जेम्पशन है, उनको कानूनन स्वीकृति है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिस्से से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो नॉन मुस्लिम होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण इस आधार पर हुआ कि वो मुसलमानों के लिए बना था और ये बाकी जो बचा था वो हिंदुओं के लिए था। तो हिंदू अगर उस क्षेत्र से कभी आता है, क्योंकि हुआ क्या, नेहरू जी ने 1947 में ही एक रेजोल्यूशन पास कर लिया, 1948 में एक रेजोल्यूशन पास कर लिया। उस रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने कहा कि सारे मुसलमान तो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, इसलिए सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान चाहते थे वो चले गए और जो हिंदुस्तान चाहते थे वो यहां रह सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट में भी एग्जेम्पशन दे दिया गया और इसको ध्यान में रखते हुए नेहरू लियाकत अली समझौता भी हो गया। नेहरू लियाकत अली समझौते के तहत हिंदुस्तान में मुसलमान रुक गए, लेकिन और पाकिस्तान में हिंदू भी रुक गए, बड़ी आबादी थी जो रुक गई। अब सवाल यहां पर जो सबसे बड़ा था वो ये था कि वो लोग अगर वहां से आए तो क्या होगा, तो क्या अब भारत में उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सिद्धांतता तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था। तो सिद्धांतता अगर हिंदुओं के लिए बना था और वो भूलवश वहां रुक गए या मुसलमान यहां रुक गए, तो उनको आने जाने के लिए फॉरेनर्स एक्ट में उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसा उस समय तय कर दिया। गांधी जी का स्टेटमेंट आ गया और सब आ गया। अब ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 ही था, जो आ तो गए, रहने भी लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उधर से जो मुसलमान आएगा उसका क्या करोगे? वो तो इमिग्रेशन पॉलिसी का उल्लंघन माना जाएगा, वो तो फॉरेनर विदेशी ही माना जाएगा, उसको कैसे डिपोर्ट करेंगे? इसको लेकर भारतवर्ष में किसी भी प्रकार की कोई मैकेनिज्म थी ही नहीं। कानून तो 4 हमारे पास थे, 4 कानून का मतलब है कि 1920 का कानून, 1939 का कानून, 1946 का कानून और 2000 में जब अटल जी बैठे तो उन्होंने एक और काम किया था 2000 में कि जिस वाहन से आए हो वो वाहन कार्गोस का भी डिटेल देना पड़ेगा। अभी आज 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 पार्लियामेंट में इमिग्रेशन लॉ को रखा गया, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। उसको अभी बिल कहते हैं, बाद में उसको हम कानून कहेंगे। तो फॉरेनर्स यानी कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 रखा गया। अब देखिए इसको एनआरसी से कैसे, क्योंकि बीजेपी सरकार है वो उस समय नहीं कर पाए होंगे या कुछ बाधाएं हैं, देश खड़ा कर दिया, लेकिन ये जो कानून है ये विश्व के लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्रियों में, और डेमोक्रेटिक नहीं सभी कंट्रियों में है। इमिग्रेशन का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट का काम होता है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, विवाह के आधार पर जो लोग इंग्लैंड में या यूके में, अमेरिका में नागरिकता लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन वाले उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं वाकई में विवाह हुआ है कि नहीं हुआ, कि एवं ये वहां पर चले गए, कि विवाह केवल शो करने के लिए, विवाह इस नागरिकता लेने के लिए विवाह कर लिया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे देश में मिलते हैं, जो हमारे देश में क्या उन देशों में मिलते हैं जो उस देश में आए और पैसा खर्च करके किसी से नकली विवाह कर लिया, साथ साथ रहने लगे, और उसका एक पार्टिकुलर टाइम है, साल 1.5 साल का, जो भी हर कंट्री में अलग अलग, उस समय तक आप रहते रहे हैं तो आपको शादी के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इमिग्रेशन वाले लगातार यही पता करते हैं कि वाकई में इसका उद्देश्य क्या है और वाकई में इसका विवाह के आधार पर नागरिकता है या ये टैक्टिक इस्तेमाल करके आया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये था कि 1947 में आजाद होने के बाद हमने आज तक कोई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का अलग बनाया ही नहीं। वही एयरपोर्ट पर जो लोग खड़े होते हैं वो देख दाग लेते हैं
विदेश मंत्रालय के लोग, और जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है वो देख लेती है। भारत में वो एंट्री कर गया, एंट्री करने के बाद कौन पकड़ेगा? राज्य सरकार पकड़े, केंद्र सरकार पकड़े, या फिर पासपोर्ट डिपार्टमेंट पकड़े, या फॉरेन मिनिस्ट्री पकड़े, या होम मिनिस्ट्री पकड़े, कुछ पता नहीं, सब आए वहां फंसा हुआ था। भारत में घुस तो आए और भारत में रह रहे हैं। तो भारत में रह रहे व्यक्ति जिसके पास उस भारत का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको कौन देखेगा? तो पुलिस जितना पकड़ पाती है पकड़ लेती है, और उधर राज्य सरकारें उसको छुड़ा देती हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के अंडर में पुलिस आती है। और जिन राज्यों में पुलिस, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुलिस ऐसा कर भी रही है, वहां भी झोलमाल रहता है। इसलिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनाया गया है अब कानून में, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का काम सिर्फ इतना होगा कि भारत में जो कोई भी आ गया है, वैलिड अनुमति के साथ आया है, और जितनी अनुमति के साथ आया है वहां उसको चेक करेंगे, उसके लगातार संपर्क में रहेंगे, उसके ऊपर नजर रहेगी, उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किए जाएंगे अगर वो गायब हो जाता है, और उसको पकड़ा जाएगा। अगर वो भारत में रुक गया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसके साथ जो नया संशोधन इसमें किया है वो ये किया है कि फॉरेनर जो भारत में घुस आया, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वापस जाए। अगर वो नहीं जाता, अगर वो कुछ गड़बड़ करता है, उसके पास डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो सिद्ध करने की जिम्मेदारी उसकी है, सरकार की नहीं। अभी तक क्या होता था, सरकार ढूंढ ले तो अच्छा है, नहीं ढूंढ ले तो गए, कहीं रहते 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 फंस गए। अब चूंकि हमारे पास कोई नेशनल रजिस्टर है नहीं, तो वो श्रीमान जी पाकिस्तान से घुसे, किसी भी रास्ते से घुसे हों, या वैलिड इमिग्रेशन लेकर आए हों, लेकिन भारत से वापस नहीं गए, तो क्या हमारे पास रिकॉर्ड है? ऐसे इसके लिए ये कहा गया कि पहली तो जिम्मेदारी जो एंट्री मार रहा है उसकी है, दूसरी जिम्मेदारी जहां वो रुका है, जिसके साथ उसका संपर्क है, जिस डिपार्टमेंट में उसका संपर्क है, या होटल में रुका है, लॉज में रुका है, धर्मशाला में रुका है, किसी के घर पे रुका है, ये उनकी जिम्मेदारी भी होगी, वो भी पनिशेबल होगा। और अगर किसी कार्गो से आया है, हो सकता है हवाई जहाज से आया हो सकता है कि वो नदी के रास्ते से आया हो, समुद्र के रास्ते से आया हो, या पैदल आया हो, जिस रास्ते से, जिस वाहन से भी आया है, ये उस वाहन के ओनर की भी जिम्मेदारी बनेगी कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को तत्काल सूचना दे और कहे कि इतने लोग मेरे द्वारा यहां पर प्रवेश करवाए गए हैं और इनका ये वैलिड डॉक्यूमेंट मैंने देखा है और इनका ये पूरा हिसाब किताब है। यानी कि अब ना तो होटल वाला बचेगा, ना शरण देने वाला बचेगा, ना प्रशय देने वाला बचेगा, ना सहायता करने वाला बचेगा, ना वाहन पर बिठाने वाला बचेगा, ना ही देश में प्रवेश करवाने वाला कोई व्यवस्था बचेगी। कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है कि भारत में अगर प्रवेश किया है तो आपकी निगरानी अब ये आंखें करेंगी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट करेगा। एक बात, इसका जो दूसरा पहलू लोग नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि एनआरसी का ये वैलिड सिस्टम शुरू हो गया है, यानी कि जो लोग भारत में रह रहे हैं और इमिग्रेशन का वायलेशन किया है वो सब वापस जाएंगे। तीसरा इसका जो पहलू ये है कि हमारे सबके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो इमिग्रेशन वाले आपको पकड़ लेंगे और इमिग्रेशन वाले आप पर मुकदमा चलाकर या तो जेल भेजेंगे, 5 साल की जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना, और कुछ मामलों में और ज्यादा। दूसरी बात यह भी कि अगर ट्रांजिट वीजा पर भारत में आए हैं तो जिस देश में जाना चाहते हैं वहां का वीजा भी अब आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा। और भारत का नागरिक है तो ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी उसकी होगी कि वो भारत का नागरिक है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन माना गया है कि अगर अथॉरिटी ने पकड़ ली और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इमिग्रेशन लॉज का उल्लंघन करके आए हैं, भले ही आप वैलिड वीजा पर आए हों या फिर आप बाईपास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी के रूप में आए हों। अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में आए, मैं भारत में रहता हूं और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये लगता है कि मैं भारत में एंट्री मार गया हूं और मैंने इमिग्रेशन लॉज का उल्लंघन किया है, तो वो वही मेरे साथ भी करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि वहां लोगों को पकड़ा, हवाई जहाज से आपके एयरपोर्ट पर छुड़वा देते हैं। इसके लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनाने जा रहे हैं वो खुद में एक प्राधिकरण होगा। इसके लिए न्यायालय नहीं जाना, वो खुद में एक प्राधिकरण होगा और वो प्राधिकरण आपके ऊपर मुकदमा चलाकर तय कर देगा कि वाकई में तुम इमिग्रेशन का उल्लंघन करके आए हो या फिर भारत के नागरिक हो। अब अगर भारत का नागरिक है
और इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि भारत का नागरिक है, मेरे पास पहले डॉक्यूमेंट है, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट बनने के लिए एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वैसा ही वेरिफिकेशन आपके साथ करा जाएगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो, या आपके ऊपर नजर रखी जाती है तो, या फिर आप संदिग्ध पाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि एनआरसी का ये जो तरीका सरकार ने अपनाया है ये बड़ा उत्तम है। नाम तो इमिग्रेशन का है, बात तो दोनों की कनेक्टेड ही है कि इमिग्रेशन का उल्लंघन करके ही भारत में आए हो। हालांकि इमिग्रेशन का उल्लंघन करके अगर इलीगली भारत में घुसे हो, यानी कि बिना डॉक्यूमेंट के और चोर के रास्ते से घुसे हो, तो नतीजा उसका यह भी निकल सकता था कि उस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको घुसते समय गोली मार देती, उस समय ही उनको गोली मार देती। लेकिन वो घुस आए हैं, तो घुसने के बाद आप कह रहे हैं कि हम एनआरसी नहीं करवाएंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम डॉक्यूमेंट कहां से लाए। वो लोग जो भगवान राम के जन्म के डॉक्यूमेंट मांग रहे थे आज से हजारों साल पहले का, वो अपने डॉक्यूमेंट अपने पितामह माता को दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। इसलिए यहां पर जो मुझे समझ में आया कि इस कानून के द्वारा ये चारों को खत्म कर दिया गया है। 1920 का पासपोर्ट एक्ट खत्म कर दिया गया है, 1939 का रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट खत्म कर दिया गया है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 खत्म कर दिया गया है, और सन 2000 का कार्गो एक्ट खत्म कर दिया गया है। इन चारों को मिलाकर अब एक कानून भारत में चलेगा जिसका नाम होगा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। मजे की बात यह है कि 1920 में 6 धाराएं हैं, 1939 के कानून में 9 धाराएं हैं, उन फॉरेनर्स एक्ट में 17 धाराएं हैं, बाकी में ये सब क्या चल रहा था। और कोई भी व्यक्ति कौन से कानून से फंसेगा उसको खुद नहीं मालूम कि हम कौन कौन से कानून से फंस रहे हैं। यानी कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का वहां पर प्रभुत्व रहता है। लेकिन अब ये सॉलिड एनआरसी होगी और हम सबको अपने डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट जेब में रखने होंगे। भारत के जो निवासी हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनका ब्यौरा मिल ही जाएगा, चाहे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। जिस समय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना, आपके जॉब से पहले आपका हाउस वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है ना, आपकी भारत की नागरिकता वेरिफिकेशन होती है ना, ये तो होती ही है। कोई जॉब लगता है, कोई सरकारी नौकरी में आप अप्लाई करते हैं, तो अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी वैसे ही उसी साधन से आपके बारे में पता कर लेगा। फिर उसके बाद आपके मुकदमा चलाएगा, मुकदमा चलाकर डिसाइड कर लेगा, मतलब आप कोर्ट नहीं है, वो डिसाइड कर लेगा डॉक्यूमेंट देखने के बाद। और अगर आप भारत के निवासी नहीं हैं और गलत तरीके से घुसे तो 5 साल की सजा, और डोनाल्ड ट्रंप की तरह हवाई जहाज में बिठाइए और उसके घर पर पहुंचवा दीजिए। अब वो जाने, उसका काम जाने। अगर रोहिंग्या है तो वहां पहुंचा दीजिए, बांग्लादेशी है तो वहां पहुंचा दीजिए, बाकी वो जाने, उनका काम जाने कि उनको क्या करना है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी थी ही नहीं, और अथॉरिटी न होने की वजह से हम मतलब कौन कार्रवाई करेगा, कैसे कार्रवाई करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न उठता था, जो मुझे लगता है कि सरकार ने सॉल्व किया है और अब ये सॉलिड एनआरसी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।